जानेंगे कि फिजिकल क्वांटिटी होती क्या है, राइट। तो आप सभी ने ये वर्ड कई बार सुना होगा, फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी, अब ये फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? फिजिकल क्वांटिटी का मतलब होता है कोई भी वो चीज जिसका मेजरमेंट आप कर सकते हो। फिजिकल क्वांटिटी का मतलब होता है कोई भी वो चीज जिसका मेजरमेंट आप कर सकते हो और मेजरमेंट करने के बाद आप एक वैल्यू बता सकते हो, राइट। तो कोई भी वो चीज हो, जैसे अगर मैं ये पेज का लेंथ मेजर करना चाहूं तो उससे मैं मेजर कर सकता हूं, तो लेंथ एक फिजिकल क्वांटिटी हो सकती है। अगर मैं समय को, टाइम को मेजर करना चाहूं तो घड़ी की मदद से टाइम को भी मेजर कर सकता हूं, तो टाइम भी एक फिजिकल क्वांटिटी हो सकती है। उसी तरह से अगर मैं अपने इस घर के टेम्परेचर को मेजर करना चाहूं तो वो भी मैं मेजर कर सकता हूं, तो टेम्परेचर भी एक फिजिकल क्वांटिटी होगी। तो दुनिया की कोई भी वो चीज जिसका मेजरमेंट आप करके एक न्यूमेरिकल वैल्यू बता सकते हो उसको आप फिजिकल क्वांटिटी कहोगे, राइट। तो इसका डेफिनेशन क्या होगा? अ quantity which can be measured, a quantity which can be measured and by which various physical happenings can be explained, राइट। तो कोई भी क्वांटिटी जिसका आप मेजरमेंट कर सकते हो, राइट, है ना, जिसका मेजरमेंट आप कर सकते हो। देखो यहां पे ये जो वर्ड मेजर्ड है, राइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और उस मेजर क्वांटिटी की मदद से आप आपके आसपास हो रही चीजों को एक्सप्लेन कर सकते हो, राइट, है ना। एग्जाम्पल, आप क्या क्या मेजर कर सकते हो, मुझे बताइए क्या क्या मेजर कर सकते हो। क्या आप अपने बुक की लेंथ मेजर कर सकते हो? यस, तो लेंथ एक फिजिकल क्वांटिटी हो गया। क्या आप टेम्परेचर मेजर कर सकते हो? यस, टेम्परेचर एक फिजिकल क्वांटिटी हो गया, राइट, है ना। लेंथ आप किससे मेजर करोगे? लेंथ आप मेजर करोगे आपके रूलर स्केल से। टेम्परेचर आप किससे मेजर करोगे? थर्मामीटर से मेजर कर लोगे। क्या आप स्पीड मेजर कर सकते हो? जी हाँ, हम लोग गाड़ी की स्पीड, देखो हमारे गाड़ी में स्पीडोमीटर लगा होता है, उससे मेजर कर सकते हैं, एटसेट्रा। ऐसे बहुत सारी क्वांटिटीज हैं, राइट, जिसे हम मेजरमेंट कर सकते हैं और मेजरमेंट करने के बाद एक न्यूमेरिकल वैल्यू बता सकते हैं, राइट ना। देखिए, जब आप कोई भी मेजरमेंट करते हो तो मेजरमेंट करने के बाद एक न्यूमेरिकल वैल्यू मिलता है। मेजरमेंट करने के बाद मिलता क्या है? एक न्यूमेरिकल वैल्यू। इसी न्यूमेरिकल वैल्यू को हम लोग कहेंगे मैग्नीट्यूड। इसी न्यूमेरिकल वैल्यू को हम लोग क्या कहेंगे? मैग्नीट्यूड, राइट। जब आप कोई भी मेजरमेंट करोगे आपको मिलेगा एक न्यूमेरिकल वैल्यू और उस न्यूमेरिकल वैल्यू को हम लोग कहते हैं मैग्नीट्यूड। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपने इस पेज के लेंथ को मेजर किया, ठीक है, और आपने लिखा कि लेंथ ऑफ बुक या फिर पेज इज 10 सेंटीमीटर, सपोज 10 सेंटीमीटर, राइट। आपने ऐसे लिख दिया कि लेंथ ऑफ अ बुक इज 10 सेंटीमीटर। तो इसमें जो 10 है, ये जो 10 आपने लिखा है, ये तो एक न्यूमेरिकल वैल्यू है जो आपको मेजर करने के बाद मिला है। तो इस 10 को आप बोलोगे मैग्नीट्यूड। इस 10 को आप क्या बोलोगे? मैग्नीट्यूड, राइट, क्योंकि ये मेजरमेंट करने के बाद जो न्यूमेरिकल वैल्यू मिली है वो है, राइट। तो जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू आपको मेजरमेंट करने के बाद मिले उसे हम लोग मैग्नीट्यूड कहते हैं। अब अगर आपको मान लीजिए फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्लेन करना है, राइट, जैसे हमने यहां लिखा कि लेंथ ऑफ बुक इज 10 सेंटीमीटर, राइट। क्या लिखा था? लेंथ ऑफ बुक इज 10 सेंटीमीटर। आपने ये एक स्टेटमेंट लिखा। अब इस स्टेटमेंट में आप मेजरमेंट क्या कर रहे हो? लेंथ का मेजरमेंट कर रहे हो। तो लेंथ आपकी एक क्या हो गई? लेंथ हो गई आपकी फिजिकल क्वांटिटी हो गई। लेंथ आपकी क्या हो गई? फिजिकल क्वांटिटी हो गई। और ये जो 10 है, 10 आपका क्या हो गया? मैग्नीट्यूड हो गया। 10 क्या हो गया? मैग्नीट्यूड,
10 क्या हो गया मैग्नीट्यूड। और ये जो सेंटीमीटर है, ये जो सेंटीमीटर है, ये सेंटीमीटर एक यूनिट है लेंथ का। ये जो सेंटीमीटर है ये क्या हो गया, एक यूनिट है किसका, लेंथ का। अब बहुत सारे यूनिट हो सकते हैं, है ना। अब mm भी हो सकता है लेंथ का यूनिट, उसके बाद किलोमीटर भी हो सकता है लेंथ का यूनिट, लाइट ईयर भी हो सकता है लेंथ का यूनिट। तो लेंथ के कई सारे यूनिट्स हैं जिसमें से एक यूनिट का यूज हम लोग कर रहे हैं। उसी तरह से अगर मैं कहूं कि टेम्परेचर ऑफ द रूम इज 36 डिग्री सेल्सियस, तो ये जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर आपको पता है कि टेम्परेचर एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसको हम मेजर कर सकते हैं। तो टेम्परेचर क्या है, आपकी एक फिजिकल क्वांटिटी है। टेम्परेचर आपकी एक फिजिकल क्वांटिटी है, PQ का मतलब है फिजिकल क्वांटिटी। अब ये जो 36 है ये मेजरमेंट करने के बाद मिला है, तो ये हो गया मैग्नीट्यूड, ये हो गया मैग्नीट्यूड। और ये जो डिग्री सेल्सियस है, ये टेम्परेचर का एक यूनिट है। तो जब भी आप किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करोगे तो उसमें आपको क्या क्या मिलेगा, मैग्नीट्यूड तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, राइट। क्योंकि जिस चीज को आप मेजर करोगे वही तो फिजिकल क्वांटिटी होगी, और मेजर करने के बाद आपको एक वैल्यू तो मिलेगी ही, और उसके साथ आपको एक यूनिट यूज करना पड़ेगा, राइट। अब मान लीजिए एक स्टेटमेंट लिखता हूं कि वेट ऑफ अमन इज 26, राइट। ऐसे अगर मैं लिख दूं तो वेट ऑफ अमन इज 26, राइट। सपोज अमन एक लड़का है जिससे मैंने पूछा कि तुम्हारा वेट क्या है, तो अमन बताता है माई वेट इज 26। बट ये जो वेट दिख रहा है, वेट एक फिजिकल क्वांटिटी है, राइट, है ना। अब इस फिजिकल क्वांटिटी को जब आपने मेजर किया तो ये जो 26 है, ये 26 क्या है, आपका मैग्नीट्यूड है। ये 26 आपका क्या है, मैग्नीट्यूड है, राइट, जो मेजरमेंट करने के बाद मिला है। लेकिन यहां पे आपने यूनिट को नहीं बताया कि अमन का वेट कौन से यूनिट में आपने मेजर किया, राइट, है ना। तो ये जो इंफॉर्मेशन होगी ये आधी इंफॉर्मेशन है, राइट, ये इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है। तो इसके साथ यूनिट जरूर लगना चाहिए कि 26 kg वेट है अमन का, या जो भी है, राइट। ओके, तो याद रखना मैग्नीट्यूड के साथ यूनिट का होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि अगर आप मैग्नीट्यूड के साथ यूनिट यूज नहीं करोगे तो वो चीज यूजलेस होगी, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन होगी। ओके, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो यहां पे आप ध्यान दीजिए, आपको क्या लिखना है, फिजिकल क्वांटिटी जो भी होगी। अब फिजिकल क्वांटिटी को मैं PQ से डिनोट कर रहा हूं, है ना, PQ। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी आप मेजरमेंट करोगी फिजिकल क्वांटिटी का, तो आपको क्या सबसे पहले मिलेगा, मैग्नीट्यूड मिलेगा, राइट। ये पहली चीज मैग्नीट्यूड होगी, और मैग्नीट्यूड के साथ आपको एक प्रॉपर यूनिट का यूज करना पड़ेगा, है ना। तो मैग्नीट्यूड के साथ आपको एक यूनिट का यूज करना पड़ेगा। तो PQ इज इक्वल टू, मैं लिख सकता हूं मैग्नीट्यूड को अगर मैं N से डिनोट करूं, N से मैग्नीट्यूड को डिनोट कर रहा हूं, और यूनिट को अगर U से डिनोट करूं तो PQ इज इक्वल टू NU आ जाएगा, राइट। PQ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, NU, N फॉर मैग्नीट्यूड एंड U फॉर यूनिट। ओके, PQ क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है। तो ये हमने फिजिकल क्वांटिटी की बात की है। फिजिकल क्वांटिटी किसे नहीं कहेंगे, जिस चीज का मेजरमेंट आप नहीं कर सकते उसको आप फिजिकल क्वांटिटी नहीं कहेंगे। तो नॉन फिजिकल क्वांटिटी की अगर मैं बात करूं कि नॉन फिजिकल क्वांटिटीज आप किसे कहोगे, राइट ना। तो नॉन फिजिकल क्वांटिटीज जो हमारी होंगी, नॉन फिजिकल क्वांटिटी मतलब कोई भी वो क्वांटिटी जिसका मेजरमेंट आप नहीं कर सकते, मेजरमेंट इज नॉट पॉसिबल, जिसको आप क्वांटिफाई नहीं कर सकते, मेजरमेंट इज नॉट पॉसिबल इन दैट केस, है ना। तो उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल अगर हम ले हमारे इमोशंस जो हैं, हैप्पीनेस, मैं कितना खुश हूं, है ना, सैडनेस, अगर मैं आपसे पूछूं आप कितना खुश हो, हाउ मच आर यू हैप्पी, है ना। अगर मैं आपसे पूछूं हाउ मच
आर यू हैप्पी, है ना, आप कितना खुश हैं। तो क्या आप मुझे मेजर करके बता सकते हैं आप कितना खुश हैं? नहीं बता सकते, है ना। आप नहीं बता सकते कि मैं 10 या फिर 20 या फिर 100 इतना खुश हूं। हाँ, सिर्फ आप बोलोगे इतना खुश हूं या इतना खुश हूं या इतना खुश हूं, बट आप उसको क्वांटिफाई नहीं कर सकते। आप उसको क्वांटिफाई नहीं कर सकते, राइट ना। क्वांटिफिकेशन इज नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। क्वांटिटी नहीं बता सकते आप। तो हैप्पीनेस, सैडनेस, लव, है ना, जैसे आपने मूवीज में देखा होगा कि एक्टर एक्ट्रेस को प्रपोज करता है आई लव यू, फिर एक्ट्रेस पूछती है कि कितना प्यार करते हो मुझसे, तो एक्टर बोलता है बहुत ज्यादा प्यार कर सकता हूं, बट वो बता नहीं पाता कि कितना प्यार कर सकता है। वो एक न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दे सकता, है ना, वो एक न्यूमेरिकल वैल्यू वहां पे बता नहीं पाता है कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, राइट। सो इसलिए हम इसे कहेंगे इट्स अ नॉन फिजिकल क्वांटिटी। तो आपके जो हैप्पीनेस, सैडनेस, लव, इमोशन, ये सारी जो चीजें हैं एटसेट्रा, ये सारी नॉन फिजिकल क्वांटिटी में आ जाएंगी। ओके, तो सिंपल इसका मतलब है कि जिसे आप मेजर नहीं कर सकते, जिससे मेजर नहीं कर सकते मतलब व्हाट, जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू आप नहीं बता सकते, जिसको आप क्वांटिफाई नहीं कर सकते, वो सारी नॉन फिजिकल क्वांटिटी में आएंगी। ओके, अब जैसे मैं लिखूं कि लेंथ ऑफ माय पेज इज 20 सेंटीमीटर्स, राइट। और अगर मैं लिखूं कि लेंथ ऑफ माय पेज इज 200 mm, राइट। क्या ये दोनों चीजें सेम है? जी हाँ, बिल्कुल सेम है, क्योंकि 20 सेंटीमीटर जो होता है वो 200 mm के बराबर है, 200 mm के बराबर है ना। क्या ये दोनों स्टेटमेंट्स का मीनिंग सेम है? बिल्कुल सेम है। तो यहां पे किस फिजिकल क्वांटिटी की बात कर रहे हैं हम लोग? हियर वी आर टॉकिंग अबाउट लेंथ, लेंथ की बात हो रही है। लेंथ हमारा फिजिकल क्वांटिटी है यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे मैग्नीट्यूड कितना आया? यहाँ का देखो जो मैग्नीट्यूड है वो 20 है। यहाँ पे यूनिट क्या है? यहाँ पे यूनिट है सेंटीमीटर। इस केस में किस फिजिकल क्वांटिटी की बात हो रही है? लेंथ की बात हो रही है। यहाँ पे जो हमारा मैग्नीट्यूड है वो 20 नहीं, वो 200 है, और यहाँ पे जो यूनिट है वो सेंटीमीटर नहीं है, mm है, राइट। तो आप यहां से देख सकते हो कि अगर आप यूनिट को बदलोगे तो मैग्नीट्यूड बदल जाता है। अगर आप यूनिट को बदलोगे तो मैग्नीट्यूड क्या होता है? बदल जाता है। तो अगर मैं इसको लिखूं, ये मैग्नीट्यूड था ना, देखो यहाँ पे हमने एक फॉर्मूला लिखा था, फॉर्मूला नहीं, ये जैसे हमारा रिप्रेजेंटेशन था, PQ इक्वल टू NU, कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को जब आप रिप्रेजेंट करोगे तो मैग्नीट्यूड के साथ यूनिट आना बहुत ज्यादा जरूरी है, और इसको इस तरह से लिखेंगे। तो यहां पे देखो मैंने लिख दिया ऐसे। तो इस वाले मैग्नीट्यूड को अगर मैं N1 बोलूं, इस वाले यूनिट को अगर मैं U1 बोलूं, इस वाले मैग्नीट्यूड को अगर मैं N2 बोलूं, और इस वाले मैग्नीट्यूड को मैं इस वाले यूनिट को मैं U2 बोलूं अगर, तो क्या हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि N1 U1 जो है वो N2 U2 के बराबर है ना, क्योंकि 20 सेंटीमीटर 200 mm के बराबर होता ही है, ये बात हमको पता है ना। इसी तरह से अगर आप इसको क्या कहते हैं, मीटर में लिखना चाहो, है ना, आप इसको मीटर में लिखना चाहो तो आप ऐसा भी लिख सकते हो ना कि लेंथ ऑफ माय पेज इज, है ना। अब इसको आपको मीटर में लिखना है तो आप इसको कैसे लिखोगे मीटर में? इसको आप कैसे लिखोगे मीटर में? अब मीटर का मतलब क्या होता है? 1 मीटर में कितने mm होते हैं? हमें पता है कि 1 मीटर में कितना mm होता है, 1000 mm होता है। या फिर 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है? 100 सेंटीमीटर होता है, ये बात हम लोग जानते हैं। तो अगर इसको मैं मीटर में कन्वर्ट करूं तो ये कितना आ जाएगा? mm को अगर मैं मीटर में कन्वर्ट करूं तो कितना आ जाएगा? 0.2 मीटर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? 0.2 मीटर आ जाएगा कि नहीं? अब देखो, क्या ये स्टेटमेंट भी इनके बराबर है? यस, सेम है। अब यहां पे मैंने यूनिट कौन सा यूज किया? मीटर यूज किया है, तो ये यूनिट हो गया मेरा। अब इस यूनिट को मैं U3 कह सकता हूं, और ये बट यहाँ पे मैग्नीट्यूड मेरा कुछ अलग आया है, 0.2 आया है, तो इस वाले को मैं N3 बोल सकता हूं। तो क्या इज इक्वल टू N3 U3 भी लिख सकता हूं? यस, क्योंकि 20 सेंटीमीटर 200 mm और 0.2 मीटर तीनों इक्वल है ना, तीनों क्या है? इक्वल हैं। तो इस तरह से मैं कह सकता हूं कि अगर मैं यूनिट का बदलाव करूंगा तो मेरा मैग्नीट्यूड अपने आप बदलेगा।
हाँ, लेकिन यूनिट और मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लिकेशन कभी नहीं बदलेगा। यूनिट और मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लिकेशन कभी नहीं बदलेगा, है ना। बात समझ में आ रही है? अगर आप यूनिट को बदलोगे तो मैग्नीट्यूड बदल जाएगा, यूनिट को बदलोगे तो मैग्नीट्यूड बदलेगा, यूनिट को बदलोगे मैग्नीट्यूड बदलेगा, बट दोनों का मल्टीप्लिकेशन सेम ही रहेगा। एवरी टाइम इट इज सेम, क्योंकि बुक का लेंथ थोड़ी ना चेंज हो रहा है। बुक का लेंथ चेंज हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है ना। तो यहां पे हम लोग फिर लिख सकते हैं कि NU जो है वो कांस्टेंट है, क्योंकि N1 U1 इज इक्वल टू, आपने लिखा था N2 U2 इज इक्वल टू N3 U3। तो सिंपली आप लिख सकते हो, ऐसे जितने भी आएंगे आप लिख सकते हो कि NU इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ऐसा आप लिख सकते हो। अब NU इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट लिख सकते हो कि N इज इक्वल टू, फिर आप लिख सकते हो कॉन्स्टेंट अपॉन U। और आपको पता है फिजिक्स में जब हम लोग कांस्टेंट को हटाते हैं तो इक्वल टू का ये प्रोपोर्शनैलिटी में बदल जाएगा। तो ये आ गया n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू u। n क्या आ गया? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू u आ गया। मतलब यहां से हमें एक बात पता चलती है कि जो आपका मैग्नीट्यूड है फिजिकल क्वांटिटी का, ये मैग्नीट्यूड ही था ना, वो आपकी यूनिट को इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं द मैग्नीट्यूड, तो यहां पे ये बात हमने लिख दी है कि मैग्नीट्यूड ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। इसका मतलब है कि अगर मैग्नीट्यूड बहुत बड़ा होगा तो यूनिट छोटा हो जाएगा, और वाइसे वर्सा, अगर आपका मैग्नीट्यूड बहुत छोटा है तो यूनिट बहुत बड़ा हो जाएगा, यूनिट बहुत बड़ा हो जाएगा, राइट। तो आगे चलते हैं, आगे हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, राइट। टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। याद रखना, फिजिकल क्वांटिटी किसे कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटी उसे कहते हैं जिसका मेजरमेंट किया जा सकता है और मेजरमेंट करने के बाद एक न्यूमेरिकल वैल्यू बताई जा सकती है। तो हमारे पास 3 तरह की फिजिकल क्वांटिटीज हैं यहां पे। पहला तो राइट आपकी वेक्टर क्वांटिटी, दूसरा है आपकी स्केलर क्वांटिटी, और तीसरा है आपका रेशो। अब कुछ चीजें मैं यहां लिख देता हूं कि अभी आपने देखा कि फिजिकल क्वांटिटी किसे कहते हैं कि कोई भी वो चीज जिसको मेजर किया जा सकता है और मेजरमेंट करने के बाद एक वैल्यू बताई जा सकती है। तो जो न्यूमेरिकल वैल्यू थी, आपको याद होगा कि मैंने न्यूमेरिकल वैल्यू को क्या कहा था? मैंने कहा था कि न्यूमेरिकल वैल्यू को हम लोग क्या बोलेंगे? मैग्नीट्यूड बोलेंगे। न्यूमेरिकल वैल्यू को हम लोग क्या कहने वाले हैं? मैग्नीट्यूड कहने वाले हैं। तो ये अगर तीनों फिजिकल क्वांटिटी ही हैं तो सबके पास मैग्नीट्यूड तो होना ही चाहिए। तो मैग्नीट्यूड इसके पास भी होगा, मैग्नीट्यूड इसके पास भी होगा, और मैग्नीट्यूड इसके पास भी होगा, क्योंकि तीनों फिजिकल क्वांटिटी का ही पार्ट है। तो मैग्नीट्यूड जाहिर सी बात है तीनों के पास होना ही चाहिए। बट वेक्टर क्वांटिटी एक स्पेशल क्वांटिटीज हैं, एक स्पेशल क्वांटिटी हैं ये। इनमें डायरेक्शन का भी एस्पेक्ट होता है, जो कि हम आगे देखेंगे कि क्या होता है, क्यों होता है, ये जरूरी क्यों है डायरेक्शन। अभी के लिए आप इस पे ध्यान मत दीजिए, सिर्फ इतना लिख लीजिए, मैं आप इसे एक्सप्लेन करूंगा आगे। स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है और यहां रेशो में भी सिर्फ मैग्नीट्यूड ही होता है। तो अब एक एक करके तीनों क्वांटिटीज को हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले मैं स्केलर को एक्सप्लेन करना चाहूंगा, राइट। तो चलो पहले मैं स्केलर को एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो यहां पे मैं स्केलर क्वांटिटी का लेता हूं एग्जांपल, राइट। नंबर 2 जो हमारा स्केलर है, स्केलर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी है, ये स्केलर क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी है क्या? यस। स्केलर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है। फॉर एग्जांपल आप मार्केट गए, मार्केट में आपको जाके 1 किलो आलू खरीदना है, तो आप बोलोगे गिव मी 1 kg पोटैटोज, राइट। अगर आप
मार्केट में आलू खरीदने जाते हो, 1 किलो आलू आपने खरीदा, तो आप बोलोगे गिव मी 1 kg ऑफ पोटैटोज, राइट ना, आप 1 kg पोटैटो खरीदोगे। तो ये जो 1 है ये तो मैग्नीट्यूड हो गया, दिस 1 इज मैग्नीट्यूड है ना, दिस kg इज व्हाट, दिस kg इज यूनिट, दिस kg इज यूनिट, ओके ओके। तो यहां पे आप किसकी बात कर रहे हो, आप किसकी बात कर रहे हो, आप बोल रहे हो कि मुझे 1 किलो आलू दो, राइट। तो यहां पे आप मास की बात कर रहे हो, यू आर टॉकिंग अबाउट मास, यू आर टॉकिंग अबाउट मास, राइट, है ना, यू आर टॉकिंग अबाउट व्हाट, मास, ठीक है। अगर मैं दूसरा एग्जांपल दूं, तो अब जैसे आपने कहा कि टेम्परेचर ऑफ द रूम इज, टेम्परेचर ऑफ रूम इज 30 डिग्री सेल्सियस। तो यहां पे फिजिकल क्वांटिटी आपका क्या है, फिजिकल क्वांटिटी आपका है टेम्परेचर, फिजिकल क्वांटिटी क्या है आपका, टेम्परेचर है, राइट। और 30 क्या है, 30 इज द मैग्नीट्यूड जो कि न्यूमेरिकल वैल्यू है, और डिग्री सेल्सियस यूनिट है आपका एक। तो स्केलर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज हैं जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। देखो आप 1 किलो आलू मांगोगे तो 1 किलो, बस 1 किलो, एक के अलावा कुछ है क्या, नहीं है। आपने यहाँ जब आपने ये बोला कि टेम्परेचर ऑफ द रूम इज 30 डिग्री सेल्सियस, तो आपको ये पता चल रहा है कि तापमान जो है रूम का वो 30 डिग्री सेल्सियस है। इसके अलावा कोई इन्फॉर्मेशन आपको और मिल रही है क्या, नहीं, आपको सिर्फ पता चल रहा है कि रूम का टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस। अगर मैं कोई और चीज लिखूं कि हाइट ऑफ अभिनव इज 6 फीट, राइट। अभिनव की जो हाइट है वो 6 फुट है। तो इससे आपको पता चल रहा है कि अभिनव 6 फुट। अब ये हाइट होता क्या है, बेसिकली लेंथ ही होती है हाइट। तो यहाँ पे किस फिजिकल क्वांटिटी की बात हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है लेंथ की बात हो रही है। यहाँ पे ये 6 क्या है, 6 आपका मैग्नीट्यूड हो गया। फीट क्या है, फीट लेंथ का एक यूनिट है, राइट। तो इस तरह से अगर आप यहाँ तीनों एग्जाम्पल देखें तो इस तीनों एग्जाम्पल में डायरेक्शन का कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया गया। आप यहाँ पे बोल रहे हो कि 1 किलो आलू दो, दैट्स इट। यहाँ पे आप कह रहे हो कि रूम का टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है, दैट्स इट। और यहाँ पे कह रहे हो कि अभिनव की हाइट कितनी है, 6 फीट है। यहाँ पे कोई डायरेक्शन का इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो स्केलर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, मैग्नीट्यूड। हाँ, और याद रखें यूनिट तो होगा, यूनिट तो हर जगह होगा, राइट, क्योंकि बिना यूनिट के फिजिकल क्वांटिटी इज मीनिंगलेस, राइट। तो यहाँ पे हाँ सॉरी, यहाँ पे हाँ एक केस आएगी जहां पे यूनिट नहीं होगा, सॉरी मैं वो इसे एक्सप्लेन करूंगा, राइट ना। बिना यूनिट के आप फिजिकल क्वांटिटी, कुछ फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिन्हें आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते, उनका जो मतलब है वो मतलब एब्सर्ड हो जाता है। तो यहां देखिए मैंने डेफिनेशन लिख दिया है कि स्केलर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज विच पजेस ओनली मैग्नीट्यूड। स्केलर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, इसमें कोई भी डायरेक्शन वगैरह नहीं होता, राइट। एग्जाम्पल है इसका, जैसे मास हमने आलू का एग्जाम्पल लिया, 1 किलो आलू। टेम्परेचर का एग्जाम्पल लिया हमने, तो टेम्परेचर। उसके बाद हमने हाइट मतलब लेंथ का एग्जाम्पल था, वो लेंथ, एटसेट्रा। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिन्हें आप दे सकते हो, राइट, ओके। तो स्केलर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, राइट। अब चलिए हम चलते हैं वेक्टर्स पे। वेक्टर क्वांटिटीज कौन सी क्वांटिटीज होती हैं। हाँ, और एक चीज और बता दूं, स्केलर क्वांटिटी को जब हम लोग डील करते हैं तो अभी तक हमने जो मैथमेटिक्स पढ़ा हुआ है, हमारा जो बेसिक मैथमेटिक्स अभी तक हमने क्लास 10 तक अलजेब्रा पढ़ा हुआ है, वो अरिथमेटिक अलजेब्रा सफिशिएंट है उसे एक्सप्लेन करने के लिए, राइट। मतलब स्केलर क्वांटिटीज का जो मैथमेटिक्स होता है, स्केलर क्वांटिटीज का जो मैथमेटिक्स होता है, क्योंकि याद रखना फिजिक्स जो है इट्स अ साइंस ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। जब आप एक्सपेरिमेंट करोगे तो आपको नंबर्स मिलेंगे, तो नंबर्स को आपको सॉल्व करना पड़ेगा, तो मतलब बेसिकली आप मैथ करोगे आगे। तो स्केलर क्वांटिटीज का जो मैथमेटिक्स होता है वो सिंपल अरिथमेटिक होता है, जो अभी तक आपने किया है, सिंपल अरिथमेटिक अभी तक जो आप करते आए हो, राइट ना। अभी तक जो आपने किया है क्लास 10th तक, क्लास 10th तक आपने जो अरिथमेटिक किया है ना, उस अरिथमेटिक से आपका स्केलर क्वांटिटी का सारा मैथमेटिक्स हो जाता है, राइट। तो यहां पे मैं लिख देता हूं कि स्केलर क्वांटिटीज कैन बी
added or subtracted with help of ordinary laws of addition और सब्ट्रैक्शन। तो अभी तक आपने जो एडिशन सब्ट्रैक्शन पढ़ा हुआ है क्लास 10 तक का, उससे आपका स्केलर का सब कुछ हो जाएगा, राइट, मैथमेटिक्स। लेकिन वेक्टर में ऐसा नहीं है। तो चलिए वेक्टर में देखते हैं वेक्टर में क्या है। तो वेक्टर क्वांटिटीज क्या है? वेक्टर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज जिसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और क्या होता है, डायरेक्शन भी होता है, राइट। वेक्टर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज हैं जिसमें मैग्नीट्यूड भी होगा और क्या होगा, डायरेक्शन होगा। ये डायरेक्शन एक स्पेशल चीज है। ये डायरेक्शन जो है ये एक स्पेशल एट्रीब्यूट है जो कि वेक्टर के पास है, बस स्केलर के पास नहीं है। हम देखेंगे कि ये क्या है, तो राइट। तो यहां पे मैं इसका डेफिनेशन अगर लिखना चाहूं तो वेक्टर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज हैं जिसमें दोनों मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, राइट। अब जैसे कुछ क्वांटिटीज हैं, मैं आपको पहले सिंपली एक एग्जांपल देता हूं, राइट। जैसे मान लीजिए, अब मैग्नीट्यूड का मतलब तो आपको पता है, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है न्यूमेरिकल वैल्यू, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है ना। और मैथमेटिक्स में आप देखो मैग्नीट्यूड मतलब मॉड में लिखते हो ना, आपको याद होगा, आप अगर जो लोग मैथमेटिक्स पढ़ते हैं उन्हें पता है कि मॉड की जो वैल्यू होती है उसी को तो मैग्नीट्यूड कहा जाता है। और ये डायरेक्शन क्या है, अब देखिए मान लीजिए कि ये है हमारा नॉर्थ, ये है हमारा साउथ, ये हमारा ईस्ट, ये हमारा वेस्ट। अब हमें पता है कि अगर मान लीजिए कि हवा चल रही है यहां से यहां मान लीजिए कि यहां से हवा बह रही है, ऐसे यहां से यहां ऐसे हवा चल रही है ना, जो कि चलती है ना। उसी की वजह से बादल एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं और बादल जहां जाते हैं वहां पे पानी बरसाते हैं। तो इसे आप साउथ वेस्ट कहोगे, साउथ वेस्ट कहोगे, राइट ना, साउथ वेस्ट। और इसे आप क्या कहोगे, नॉर्थ ईस्ट कहोगे। इस वाले डायरेक्शन को आप क्या कहोगे, नॉर्थ ईस्ट कहोगे, क्योंकि ये वेस्ट और साउथ के बीच में है या नॉर्थ और ईस्ट के बीच में। तो आप कहोगे कि हवा साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ बह रही है, हवा जो है वो साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ बह रही है। तो ये विंड है ना, विंड है। तो अगर मैं एक स्टेटमेंट लिखूं कि विंड इज ब्लोइंग with speed of 100 kilometer per hour from southwest direction to northeast direction। तो आप यहां पे ध्यान दीजिए कि ये स्टेटमेंट आप पूरा पढ़िए, ये स्टेटमेंट आप पूरा पढ़िए। अब ये स्टेटमेंट क्या बता रहा है कि हवा बह रही है 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन में। तो इस स्टेटमेंट से आपको डायरेक्शन का इंफॉर्मेशन बिल्कुल मिल रहा है। तो इस स्टेटमेंट से आपको डायरेक्शन का जो इंफॉर्मेशन है वो क्लियर कट मिल रहा है कि डायरेक्शन है स्टेटमेंट में। इसके पहले के जो स्टेटमेंट थे 1 किलो आलू दे दो, या 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है मेरे घर का, या फिर अभिनव की हाइट 6 फुट है, उन स्टेटमेंट्स में डायरेक्शन का कोई इंफॉर्मेशन नहीं था, बट इस वाली स्टेटमेंट में डायरेक्शन का इंफॉर्मेशन है। तो ये जो आपने स्टेटमेंट लिखा है, ये जो स्टेटमेंट है इसमें डायरेक्शन का इंफॉर्मेशन है। और मैग्नीट्यूड तो है ही, ये जो 100 लिखा है ये मैग्नीट्यूड ही है ना। तो यहां पे आपको मैग्नीट्यूड भी दिख रहा है और डायरेक्शन भी दिख रहा है, कहां से, साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट। तो ये जो स्टेटमेंट है ये वेक्टर का स्टेटमेंट है। ये किसका स्टेटमेंट है, वेक्टर का, क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड भी बताया गया है और इसमें डायरेक्शन भी बताई गई है। तो ये वेक्टर का स्टेटमेंट है। तो याद रखिए, जहां भी आपको मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन का भी इंफॉर्मेशन मिल रहा है वो वेक्टर है। जहां भी कोई भी एग्जाम्पल देखो, जब हमारा जो वेदर फोरकास्ट होता है तो उसमें बताया जाता है कि कल के दिन में
साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन में इतनी तेजी से हवाएं चलेंगी। तो बेसिकली जो रिपोर्टर आपको बता रहा होता है वो वेक्टर की भाषा बता रहा है। वो आपको बता रहा है कि 100 की रफ्तार से इस डायरेक्शन में चलेगी, तो मतलब आपको मैग्नीट्यूड भी बता रहा है, वो आपको डायरेक्शन भी बता रहा है। सो ही इज गिविंग यू द इंफॉर्मेशन ऑफ वेक्टर्स, राइट। अब कुछ एग्जाम्पल अगर और लें, और भी कोई एग्जाम्पल हो तो जैसे, तो याद रखना जहां जहां पे आपको डायरेक्शन दिखे मैग्नीट्यूड के साथ वो वेक्टर है, नो डाउट, राइट। ओके, अब यहां पे जैसे हमने स्केलर में देखा कि स्केलर को सॉल्व करने के लिए हमारा ऑर्डिनरी मैथमेटिक्स इज सफिशिएंट, बट वेक्टर का ऐसा नहीं है। वेक्टर का अपना अलग खुद का मैथमेटिक्स है, राइट। वेक्टर का अपना अलग खुद का मैथमेटिक्स है जिसे वेक्टर अलजेब्रा भी कहते हैं, राइट, या फिर वेक्टर इंटीग्रेशन भी है। तो वो वेक्टर का अपना खुद का मैथ्स है। तो यहां पे मैं लिख देता हूं कि वेक्टर क्वांटिटीज या फिर वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज can be added or subtracted according to vector law ऑफ एडिशन। वेक्टर का अपना खुद का एडिशन सब्ट्रैक्शन के अपने खुद के लॉज हैं, राइट। वेक्टर ऑर्डिनरी लॉज पे वहां काम नहीं करता, वेक्टर के अपने स्पेशल लॉज हैं खुद के। तो हमें वो जो वेक्टर का मैथमेटिक्स है वो सीखना पड़ेगा, जो कि बहुत आसान है। हम आगे के लेक्चर्स में इसे सीखेंगे, राइट। ये उतना कुछ इसमें है नहीं, लेकिन बहुत मजेदार है और इसका यूज बहुत ज्यादा है फिजिक्स में, राइट। तो ये वेक्टर मैथमेटिक्स हम आगे वाली क्लासेस में सीखेंगे। अब मैं कुछ एग्जाम्पल दे देता हूं वेक्टर क्वांटिटीज का, जो इसके बारे में आप जानते हो। जैसे फोर्स सबसे कॉमन एग्जाम्पल है जिसे आप जानते हो। उसके बाद आप फोर्स के बाद और कौन सा एग्जाम्पल अभी तक आपने, शायद आप डिस्प्लेसमेंट जानते होंगे, है ना। क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा या 8th में पढ़ा होगा। डिस्प्लेसमेंट के अलावा आप फिर वेलोसिटी को जानते होंगे। वेलोसिटी के अलावा आप एक्सेलरेशन को जानते होंगे और आप मोमेंटम को जानते होंगे, है ना, लीनियर मोमेंटम को। तो ये कुछ क्वांटिटीज अभी तक आप इनके बारे में जानते हैं, राइट। लेकिन बहुत सारी क्वांटिटीज हैं जो वेक्टर्स हैं, राइट, है ना। उन क्वांटिटीज को मैं अभी डिस्कस नहीं करूंगा। ये वो क्वांटिटीज हैं जिनके बारे में ऑलरेडी आप जानते हो, राइट। ओके, तो अभी जैसे ये सारे को मैंने वेक्टर में लिखा है, राइट, वेक्टर के एग्जांपल। तो सभी क्वांटिटीज के अंदर डायरेक्शन का एट्रीब्यूट होगा ही होगा। मतलब फोर्स के पास भी मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन भी होगा। डिस्प्लेसमेंट के पास भी मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन भी होगा। वेलोसिटी के पास भी मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन भी होगा। एक्सेलरेशन के पास मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन भी होगा। और मोमेंटम के पास भी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगा, राइट। अब हम इसे आगे देखेंगे। आगे हमारा अलग एक चैप्टर है वेक्टर्स एंड स्केलर्स, उसमें हम डिटेल में देखेंगे। तो अभी हम यहाँ पे ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करेंगे, राइट। तो फिलहाल के लिए इतना आप लोग ध्यान रखिए। तो तीसरी जो हमारी चीज बची थी, रेशो, राइट। रेशो को चलो सीख लेते हैं। अब ये रेशो क्या होता है कि जब when a physical quantity is a ratio of two similar quantities, राइट। तो उसे हम लोग रेशो ही कहेंगे, राइट, है ना। कि जब एक फिजिकल क्वांटिटी किसी दो सिमिलर क्वांटिटी का रेशो हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप रिलेटिव डेंसिटी देखो, रिलेटिव डेंसिटी, है ना, रिलेटिव डेंसिटी अगर आप देखो तो रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है? रिलेटिव डेंसिटी होता है, जो कि आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा। रिलेटिव डेंसिटी होता है डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना। अब डेंसिटी का फॉर्मूला आपको पता है। डेंसिटी क्या होती है आपको पता है? डेंसिटी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है ना।
डेंसिटी का मतलब क्या होता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब मास आप किस में मेजर करते हो? मास आप केजी में मेजर करते हो, वॉल्यूम आप जनरली मीटर क्यूब में मेजर करते हो। तो डेंसिटी का यूनिट क्या हो गया? केजी पर मीटर क्यूब। तो डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट और इसका यूनिट क्या हो गया? केजी पर मीटर क्यूब। ये न्यूमरेटर में। और डिनोमिनेटर में क्या होता है? डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड लिक्विड जो है हमारा वाटर है, डेंसिटी ऑफ वाटर, जो कि हम 4 डिग्री सेल्सियस पे लेते हैं जब वाटर की डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है। डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। तो ये भी डेंसिटी है, तो इसका यूनिट भी केजी पर मीटर क्यूब ही होगा, राइट। तो ये ऊपर भी केजी पर मीटर क्यूब, नीचे भी केजी पर मीटर क्यूब, तो ये कट जाएगा। तो ये जो आएगा, राइट, वो डायमेंशन लेस चीज होगी, मतलब उसका कोई यूनिट नहीं होगा, डायमेंशन लेस होगा, क्योंकि दोनों यूनिट्स कट गए, तो मतलब ये यूनिट लेस है, डायमेंशन लेस और यूनिट लेस। इसके पास सिर्फ और सिर्फ क्या होगी? कुछ वैल्यू होगी, सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, है ना, क्योंकि जब आप इनको डिवाइड करोगे कुछ ना कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू तो मिलेगी ही आपको, लेकिन यूनिट मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। यूनिट मिलेगा क्या? नहीं, कोई यूनिट नहीं मिलेगा, क्योंकि दोनों यूनिट कट जाएंगे। तो जब एक क्वांटिटी, जब जैसे रिलेटिव डेंसिटी एक फिजिकल क्वांटिटी हो गई, ये फिजिकल क्वांटिटी दो सिमिलर क्वांटिटीज का रेशो है, डेंसिटीज का रेशो है, तो यहां पे कोई यूनिट आएगी क्या? नहीं आएगी। और एक एग्जांपल ले लें अगर हम, तो जैसे अभी आपने क्लास 10th में एक पढ़ा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या फिर इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन, है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? आपको याद होगा, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या फिर वैक्यूम, वैक्यूम परफेक्ट है, डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन अ गिवन मीडियम, ठीक है ना। तो ये स्पीड का यूनिट क्या होता है? स्पीड का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। ऊपर मीटर पर सेकंड आएगा क्योंकि स्पीड है, नीचे भी स्पीड है तो नीचे भी मीटर पर सेकंड आएगा। स्पीड का यूनिट मीटर पर सेकंड ही होता है, दोनों कट जाएंगे, तो ये भी क्या होगा? यूनिटलेस होगा, यूनिटलेस या फिर डायमेंशन लेस होगा, या फिर क्या होगा? डायमेंशन लेस होगा। और भी अगर आपको एग्जाम्पल देखना है तो आप एक एग्जाम्पल और बता देता हूं जो कि आप पढ़ने वाले हो, जिसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, राइट, या फिर यहीं तक रहते हैं। एक ठीक है बता देता हूं मैं, स्ट्रेन का एग्जाम्पल आप लिख सकते हो। स्ट्रेन जो कि होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, है ना। अब ऊपर भी लेंथ है नीचे भी लेंथ है, तो ऊपर भी मीटर होगा नीचे भी मीटर होगा, कट जाएगा, तो ये भी क्या होगा? यूनिटलेस होगा, डायमेंशनलेस होगा। तो जब भी कोई भी रेशो या फिर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी दो सिमिलर क्वांटिटीज का रेशो है, राइट, तो उनके यूनिट कट जाएंगे और वो क्या होगा? यूनिटलेस, डायमेंशनलेस होगा। हाँ, लेकिन जब डिवाइड करोगे तो कोई ना कोई नंबर तो जरूर मिलेगा आपको, एक नंबर तो मिलेगा ही मिलेगा। हाँ, इसे लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन कहते हैं, सिर्फ स्ट्रेन नहीं कहेंगे। एक्चुअली स्ट्रेन का फॉर्मूला होता है चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, इसे लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन कह दो, क्योंकि जो स्ट्रेन का फॉर्मूला एक्चुअल होता है ये होता है चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। ठीक है, तो ये बेसिकली फॉर्मूला होता है, और लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन का ये है, राइट ना, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ये ठीक है, ये आपको नहीं पता होगा, कोई बात नहीं, ओके, क्योंकि हम आगे से पढ़ेंगे आगे के चैप्टर्स में, अपकमिंग चैप्टर्स में।